Hello students, welcome to the next session of our this MHTCET lecture series, and today we'll discuss about your chapter, that is circulation. Okay, your 15th chapter, circulation. तो ये जो आपका चैप्टर है ये भी किससे रिलेटेड है, ये आपके सिस्टमिक जो कुछ भी प्रोसेसेस है उससे रिलेटेड है. सो इन दिस your circulation system is involved. Okay, so first of all हम जैसा कि बाकी के जो सिस्टम्स हमने देखी है, हमने एक्सक्रीशन देखा है, हमने रिप्रोडक्शन देखा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमने देखा है. ओके राइट. तो वहां पे जैसे हमने जो कुछ भी हमारे ऑर्गन्स थे अलग अलग उसके ऊपर ध्यान दिया था, वैसे ही आपको यहाँ पे ध्यान देना है. इज इट क्लियर? ओके. सो थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं इस चैप्टर का. ओके ताकि आपको समझ में आए कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है. ओके तो देखो, सबसे पहले आपको ब्लड का कॉम्पोजिशन समझना जरूरी है कि ब्लड का एग्जैक्टली कॉम्पोजिशन क्या होता है. ठीक है, उसका परसेंटेज कि कितना परसेंट क्या ब्लड में प्रेजेंट होता है. ओके उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. उसके बाद आपको कुछ सेल्स के जो टाइप्स है कि ल्यूकोसाइट्स किसे कहेंगे आप, एरिथ्रोसाइट कैसे कहेंगे. इसके बाद ल्यूकोसाइट्स में आते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स. और फिर अग्रैन्युलोसाइट्स आते हैं, उसमें आते हैं लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स में अलग अलग टाइप्स है, मोनोसाइट्स. तो ये जो अलग अलग जो टाइप्स है इनका आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. ओके उसके बाद हार्ट की एक्शन आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए. हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए. तो यहाँ पे दिया है मैंने कि हार्ट का एग्जैक्टली स्ट्रक्चर कैसा है, और ब्लड का फ्लो जो है वो भी यहाँ पे दिया है कि ब्लड का एग्जैक्टली फ्लो क्या है, कैसे ब्लड फ्लो होता है इन योर हार्ट. ओके देन अलग अलग जो एक्शंस हैं, तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है हार्ट का वो आपको समझना है. ओके फिर उसके बाद आपको जो अलग अलग जो नोड्स आप उसे कहते हैं, एसवी नोड एंड एवी नोड. ठीक है, एस ए नोड एंड एवी नोड, तो आपको उसकी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए. ओके देन पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, ब्लड वेसल्स वो आपको पता होना चाहिए अच्छे से. और फिर हार्ट बीट की रिदमिसिटी जो है, एक्शन जो है, उसके बारे में आपको जानना चाहिए. और सबसे लास्ट आता है वो है ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, विच आर द डिसऑर्डर्स इन विच you can say disorders, or you can say in systemic functions you will see in the various organs of your heart or blood related other organelles. Okay so वो कौन से है, वो उसमें क्या क्या आता है, ये आपको अच्छे से देखना है. ठीक है, so now we'll start with our first question. Okay, your first question is mammalian heart eats. mammalian heart कैसा है? न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, डायजेनिक एंड नन ऑफ द अबव. तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि न्यूरोजेनिक हार्ट क्या होता है और मायोजेनिक हार्ट क्या होता है. ठीक है, तो न्यूरोजेनिक हार्ट आप किसे कहेंगे कि आपके जो हार्ट बीट्स है ना उसका इनिशिएशन किसके कंट्रोल के अंडर होता है, तो गैंग्लियन के और यू कैन से नर्वस कंट्रोल के अंडर जब होता है तब आप उसे कहेंगे न्यूरोजेनिक हार्ट. ओके myogenic heart, what does that mean? Genic means genesis. Okay, you can say a product of particular reaction or particular phenomenon. Okay, so myogenic आप किसे कहेंगे कि जब आपके हार्ट बीट्स का इनिशिएशन जो है वो मसल्स के मतलब मसल्स के कंट्रोल में वो आता है, मतलब उसका पूरा कंट्रोल मस्क्यूलर है, तो आप उसे कहेंगे मायोजेनिक हार्ट. ठीक है,
आए समझ में? तो आपको ये पता होना चाहिए कि मायोजेनिक हार्ट्स किसमें होता है। इट इज इंक्लूडेड मोल्यूस्क्स एंड वर्टिब्रेट्स। एंड न्यूरोजेनिक हार्ट कहाँ पे होता है, कौन कौन उसमें होते हैं? तो जो हायर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनका मायोजेनिक हार्ट होता है, ठीक है। और आई एम सॉरी, न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। आया समझ में? ये मीनिंग क्या है? हार्ट बीट्स का इनिशिएशन किसके कंट्रोल के अंदर है? अकॉर्डिंग टू that we can say your heart is myogenic और neurogenic, ठीक है। आया समझ में एग्जैक्टली क्या होता है? और डायजेनिक मतलब क्या, कि उसका कंट्रोल जो होता है, तो यू कैन से वेरियस कॉम्प्लेक्स उसका कंट्रोल होता है। तो यू कैन से मस्कुलर कंट्रोल भी होता है और न्यूरोजेनिक कंट्रोल भी होता है। सो mammalian heart is myogenic, always remember. The control of initiation of heartbeats is under the muscular function, ठीक है। So mammalian heart is a myogenic heart, okay. Now we'll see the next question. Agranulocytes are, agranulocytes आप किसे कहेंगे? So what are the options in front of ourselves? Eosinophils, neutrophils, basophils, and none of the above. So always remember that your erythrocytes, okay, your erythrocytes, or you can erythrocytes are simple RBCs, okay. Erythros means red, okay, or cytes means cells. So red blood corpuscles are called as erythrocytes in scientific language, okay. So erythros means red and cytos means cells, okay. So there are two types of blood cells. One is erythrocytes and others are leukocytes. Leukos means white, okay, and cytos means cells. So white blood corpuscles or WBCs, okay. कॉर्पस्कल्स को हम कॉमन टंग में सेल्स कहते हैं, ठीक है। देखो अब क्या बात है कि जैसे दो टाइप्स के सेल है एरिथ्रोसाइट्स का, जो जो यू कैन से जो डिवीजन होता है वो हम बाद में देखेंगे। पर ल्यूकोसाइट्स का जो डिवीजन है ना, वो हमें समझना है सबसे पहले अच्छे से, ठीक है। क्या बात है, देखिए कि ग्रैन्युलो उसमें ल्यूकोसाइट्स में दो टाइप के सेल्स आते हैं। एक होता है ग्रैन्युलोसाइट्स, एक होता है अग्रैन्युलोसाइट्स। व्हाट डज दैट एग्जैक्टली मीन? जब ये ग्रैन्युलोसाइट्स है ना, ये आप इसके अंदर देखते हो, माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो, तो आपको सेल प्लाज्मा में, साइटोप्लाज्म में ऐसे यू कैन से आप पेंसिल से डॉट 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 जब निकालते हो ना, वो कैसा ब्लैक हेड जैसा कैसा स्ट्रक्चर होता है ना, वैसा स्ट्रक्चर आपको सेल साइटोप्लाज्म में दिखेगा। उसे आप क्या कहेंगे? ग्रैन्युलोसाइट्स। जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है वैसे ब्लैक ब्लैक ऐसे आप उसमें स्पॉट्स दिख सकोगे, उसे कहते हैं ग्रैन्यूल्स। तो जिसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं उसे कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। और ग्रैन्युलोसाइट्स किसे कहेंगे? जिसमें वो एब्सेंट होता है, एकदम प्लेन यूनिफॉर्म साइटोप्लाज्म, सेल साइटोप्लाज्म होता है, उसे आप कहेंगे अग्रैन्युलोसाइट्स, ओके। तो देखिए ग्रैन्युलोसाइट्स में कौन कौन आता है? न्यूट्रोफिल्स इसमें आते हैं। कौन कौन आता है? देखिए न्यूट्रोफिल्स आते हैं, ओके। फिर इओसिनोफिल्स आते हैं एंड बेसोफिल्स आते हैं, ठीक है। एंड अग्रैन्युलोसाइट्स में कौन आता है? उसमें लिम्फोसाइट्स आते हैं, मोनोसाइट्स आते हैं। आया समझ में कौन कौन उसमें आता है? अच्छे से समझ में आया आपको? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए नन ऑफ द अबव, बिकॉज इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स आर दी ग्रैन्युलोसाइट्स, ओके। आया समझ में? सो ग्रैन्युलर उसका साइटोप्लाज्म होता है। तो आप एक्चुअली आपको ये प्रैक्टिकल होता है जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाते हो। आपको आई थिंक SY या TY में, अगर आपने प्लेन BSc किया या आपने मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी किया या आपने ये आप मेडिकल को गए, तो आपको ये प्रैक्टिकल होता है कि आपको एक ब्लड सैंपल दिया जाता है और काउंटिंग चेम्बर दिया जाता है, और उसमें से आपको एक्चुअली काउंट करना पड़ता है कि एक पर्टिकुलर माइक्रोस्कोपिक फील्ड में कितने ग्रैन्युलोसाइट्स है, कितने ग्रैन्युलोसाइट्स है। उसमें भी यू कैन से न्यूट्रोफिल्स कितने हैं, इओसिनोफिल्स कितने हैं, बेसोफिल्स कितने हैं, लिम्फोसाइट्स कितने हैं, मोनोसाइट्स कितने हैं, ये आपको एक्चुअली काउंट करके वो नंबर देना पड़ता है, ओके। एंड आपने मेडिकल का रिपोर्ट पढ़ा होगा जब टेस्ट करने को जाते हैं तब,
तब कभी वो पैथोलॉजी लैब का रिपोर्ट पढ़ के देखिए, उसमें दिया होता है कि इओसिनोफिल्स का नंबर क्या है, न्यूट्रोफिल्स का नंबर क्या है, बेसोफिल्स का नंबर क्या है, वो दिया होता है एक्चुअली, और उसका नॉर्मल रेंज भी दिया होता है। अगर आपके बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स का नंबर हाई आया तो व्हाट डज दैट मीन, आप इन्फेक्टेड है, आपका ब्लड इन्फेक्टेड है, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन ओनली 1 or 2% इन योर होल ब्लड। ओके, सो इतना कम उसका क्या होता है, टोटल कंपोजिशन होता है। ठीक है, और 1 और 2 भी नहीं, 0.5% में वो होते हैं। ये भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 0.5%, 0.25% ऐसा उसका टोटल कंपोजिशन होता है, उसका मतलब यू कैन से कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर उसका नंबर ज्यादा है, दैट मीन्स योर बॉडी इज इन्फेक्टेड विथ सम और अदर पैथोजन। ठीक है, सो समझ में आया ग्रैन्युलोसाइट्स किसे कहते हैं। नाउ ग्रैन्युलोसाइट्स आर, ये हमने ग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में पढ़ा, एसिडोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, नन ऑफ द अबव। सो व्हाट शुड बी द आंसर, आंसर इज एसिडोफिल्स। ओके, एसिडोफिल्स आर also called as eosinophils. Okay, so these are included in granulocytes. Okay, next, lymph is without, lymph में क्या नहीं होता है, leukocytes, plasma, erythrocytes, none of the above. So what's the basic difference between lymph and blood? ऐसा अगर आपको क्वेश्चन आया, so what you can say, what will be your answer? So lymph is without erythrocytes. lymph में your blood में क्या होता है, आपके cells present होते हैं, blood is composited with your erythrocytes and your leukocytes. Okay, but lymph is without leukocytes. Okay, what does that means? blood में erythrocytes, I'm sorry, lymph में leukocytes होते हैं, plasma होता है, ठीक है, बट एरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज नहीं होते हैं। इसलिए लिम्फ का अगर आपने ये देखा, अपीयरेंस देखा, तो वो रेड नहीं होता है, क्या होता है वो, वैसा येलोइश कलर का लिम्फ होता है। ओके, और एंड योर ल्यूकोसाइट्स आर द योर इम्यून सेल्स। okay, leukocytes are your immune cells, so they are enrolled for your immunity purpose. So lymph is the lymph node, that organ, so lymph is the very important immunity system organ, ठीक है, और you can say fluid, body fluid. Okay, so it contains various antibodies and various proteins which help you to fight against the diseases. ठीक है, so lymph is without erythrocytes. Always remember this part in your brain, always fix this part. Okay, now next, blood does not contain, देखो blood में क्या नहीं होता है, कैल्शियम, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन, इलास्टिन, क्या नहीं होता है, सो ब्लड में इलास्टिन नहीं होता है। ठीक है, बाकी क्या फाइब्रिनोजेन होता है, उसमें क्लॉटिंग प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन होता है, वो भी एक प्रोटीन होता है ब्लड का। सो प्रोथ्रोम्बिन को आपको पता है उसको क्या कहते हैं, एक्टिव थ्रोम्बिन भी कहा जाता है। सो उसके बारे में जो कुछ भी एक पैराग्राफ है ना आपके बुक में, वो पढ़ते हैं हम। चलो, द प्लेटलेट्स एंड इंजर्ड टिश्यू रिलीजेस प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, which initiates the formation of enzyme prothrombinase in the blood. Okay, the prothrombinase in presence of calcium ions converts inactive plasma protein called as prothrombin into active thrombin. ठीक है, क्या होता है कि मुझे याद नहीं किस लेक्चर में मैंने आपको बोला था, पर मैंने ये बोला था कि आपके बॉडी में बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो इनएक्टिव स्टेज में होते हैं। जैसे कि आपके घर में, आपके किचन में आप ऑब्जर्व कीजिए कि राइस का डिब्बा होता है, तो आपके घर में बहुत ज्यादा मतलब पूरा कंटेनर भर के राइस आता है, पर आपका जो रेगुलर आप जो राइस लगाते हो, तो वो आपके जो स्टोरेज में से नहीं आता है, वो आपकी माँ क्या करती है कि उसके लिए एक छोटा सा डिब्बा निकाल के रखती है। सेम बात शक्कर की होती है कि एक शक्कर का बड़ा डिब्बा होता है कहीं तो ऊपर, और एक छोटा डिब्बा चाय के लिए रखा जाता है। तो सही यही बात यहाँ पे होती है, क्या होती है कि
स्टोरेज में वो जो प्रोटीन्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और जब उनकी जरूरत लगे, जब उनकी एक्चुअल जरूरत लगे, तो एक एंजाइम वहां पे आता है और वो उनको जगा देता है कि अरे चलो तुम्हारी जरूरत है, और वो आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर एंजाइम, कोई भी एंजाइम एक्टिव स्टेज में है, तो उसको मेंटेन करने के लिए बॉडी की एनर्जी वेस्ट होती है। सम अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉडी हैज टू स्पेयर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दैट एंजाइम। ओके, इज दैट क्लियर? सो अगर ये जो एंजाइम्स है अलग अलग, ये उसके इनएक्टिव स्टेजेस में है, तो बॉडी की एनर्जी बचती है, और जब उनकी एक्चुअल जरूरत लगे तो सिग्नलिंग मैकेनिज्म से कोई तो एंजाइम वहां पे जाता है, उसे जगा देता है कि चलो तुम्हारी जरूरत है, और वो एक्टिव स्टेज में आ जाता है। सो सी द ब्यूटी ऑफ द होल सिस्टम बॉडी हैज टू मेंटेन, ठीक है। सो प्रोथ्रोम्बिनेज जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, वो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, एंड दिस थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स सोल्यूबल फिब्रिनोजेन इनटू इनसोल्यूबल फिब्रिन फिब्रिन, ठीक है। सो ये फिब्रिन फाइबर्स क्या करते हैं, दे इनमेश प्लेटलेट्स, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा टू फॉर्म द क्लॉट, एंड टू द नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम इज 2 to 8 minutes। तो आपको इंजुरी होती है और आपका जो ब्लड है वो थोड़ा सा बहता है इंजरी होने के बाद, पर उसके बाद वो क्लॉट होने लगता है। आपका आपका जो ब्लड होता है वो अपने आप रुक जाता है। क्यों रुक जाता है वो, कि ये सिस्टम पूरी उसके पीछे लगती है। आया समझ में? सो दिस इज द प्रोसेस, एंड blood actually does not contain elastin, but it contain calcium, prothrombin and fibrinogen, ठीक है। उसका हमने पूरा का पूरा ही फंक्शन देख लिया कि कैसे क्लॉटिंग प्रोसेस में ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं। आया समझ में? तो अगर आपको इलास्टिन के बारे में पता नहीं है तो कोई बात नहीं, पर आपको कैल्शियम, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? Okay, now we'll see the next question. Ventricles is thick walled as compared to auricle because ऐसा क्यों होता है? It is present on the posterior side. It is up to pump blood. It is to pump blood. It is to receive blood from auricles and none of the above. What's the exactly reason ventricle is thick walled as compared to auricle? क्या होता है रीजन इसके पीछे? सो इट इज टू पंप ब्लड, उसको ब्लड पंप करना पड़ता है। एक्चुअल जो पंपिंग एक्शन है वो कौन करता है? वेंट्रिकल करता है, ठीक है। तो उसके लिए उसकी जो वॉल है वो थिक होनी चाहिए, उसकी इलास्टिसिटी मेंटेन करने के लिए, और रप्चर ना हो इसलिए वो क्या होता है? थिक वॉल्ड होता है। ओके, ऑरिकल एज कंपेयर टू ऑरिकल, ठीक है। और आपको ये पता है कि जब हार्ट पंप होता है तब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं सिस्टोल, और रिलैक्सेशन को हम कहते हैं डायस्टोल, ठीक है। एंड टुगेदर इट इज कॉल्ड एज हार्ट बीट्स इन आवर कॉमन टंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टरीज आर थिक वॉल्ड बिकॉज, अब देखो आर्टरी को क्यों थिक वॉल्ड होती है? They are without valves. They are to pump blood. The blood flows with jerks in them and they have oxygenated blood. Okay. So answer is the blood flows with jerks in them. So it is what is the meaning of jerks? आपने कभी वाटर का फ्लो देखा है? जब वाटर फोर्स से बहता है तब वो ऐसा सीधा नहीं बहता, वैसा ऊपर आता है नीचे आता है, ऐसा उसका ये रहता है, वी कैन से फ्लो रहता है। तो ब्लड भी एक्चुअली ऐसे ही फ्लो होता है। तो उसके जो जर्क्स है ना, तो वो जर्क्स वो टॉलरेट कर सके, इसलिए आर्टरी का फ्लो जो होता है, आर्टरी की वॉल जो होती है वो थिक होती है। ऐसा समझ में? सो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में आपको ये पता होगा कि ब्लू एंड रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ये ढूंढना है कि रेड कलर किस लिए यूज किया जाता है एंड ब्लू कलर किस लिए यूज किया जाता है। ओके, इट इज वेरी सिंपल, बट मतलब उस रीजन से आपको वो आपकी नजर से वो जाए, ठीक है, इसलिए मैंने वो बोला है। आए समझ में? आए समझ में क्यों ये क्यों होता है, थिक वॉल्ड क्यों होता है? और क्या होता है कि ये जो पूरा का पूरा वॉल सिस्टम है ना, वो भी बायोलॉजिकल मटेरियल ही होता है। तो जर्क्स, प्रेशर, फोर्स,
इससे वो डिसरप्ट हो सकता है। अगर आपने एक्चुअली ये देखा, मतलब आपका ये आयुर्वेदिक डॉक्टर वो करते देखो कि उनको उसे कहते हैं नाड़ी परीक्षा, ठीक है। तो वो एक्चुअली वो फ्लो जो है ना वो महसूस कर सकते हैं, ऐ समझ में। सो that is also a indicate that is also an indicator for your treatment, or you can say डायग्नोसिस, कि आपको कुछ डिसीज है कि नहीं, वो भी एक डायग्नोसिस का एक इंडिकेटर होता है, ऐ समझ में। चलो, नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेम ऑफ पेसमेकर इज, पेसमेकर क्या होता है? एस ए नोड, ए वी नोड, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड नन ऑफ द अबव। पेसमेकर का एग्जैक्टली नेम क्या होता है? ओके, सो we'll see the name, exact name. It is SA node. SA node is nothing but sinoatrial node, ठीक है। सो sinoatrial node, पेसमेकर एक यू कैन से एक इंस्ट्रूमेंट होता है बिकॉज इट हैज अ पावर ऑफ जनरेशन ऑफ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सो इफ your you can say your normal pacemaking system is not up to date, or you can say it is dysfunctioned, so you have to arrange external system for that, okay। so एंजियोग्राफी करके या एंजियोप्लास्टी करके वो पेसमेकर आप क्या करते हो, आपके हार्ट में ऐड करते हो, ठीक है। सो पेसमेकर इज normally called as SA node, okay। आया समझ में। सो उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ते हैं कि SA node is called as pacemaker because it has power of generation of wave of contraction. The wave of contraction or cardiac impulse generated by SA node is conducted by cardiac muscle fibers to both the atria, causing their contraction. आया समझ में। And other is AV node, that is atrioventricular node, ठीक है। It is located in the wall of right atrium near the opening of coronary sinus, receives the wave of contraction generated by SA node through intermodal pathways। है समझ में। बीटिंग की जो एक्शन होती है ना, हार्ट बीटिंग की जो एक्चुअली जो मैकेनिज्म होता है ना, उसमें ये इन्वॉल्व होता है, ओके। तो एग्जैक्टली वो बीट कैसे तैयार होता है, और वो बीट आप उसका फोर्स इमेजिन कीजिए कि आपके बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारे। आपकी जो सेल्स होती है अलग अलग, वो इतने सारे फंक्शन करती है, पर वो फंक्शंस जो होते हैं, कैन यू फील दैट फंक्शंस? नो, you cannot feel that function, but beating you can feel, heart beats you can feel, okay। सो उसका फोर्स, उसका प्रेशर क्या होगा, उसका एक बार इमेजिन कीजिए आप लोग, कितना वो प्रेशर होगा, ओके। और फोर्स, कितने फोर्स से वो हो सकता है पूरा, ओके। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ओके। ब्लड क्लॉटिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? सोडियम, बिलिरुबिन, फाइब्रिनोजेन, नन ऑफ द अबव। सो क्या होता है? फिब्रिनोजेन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। कैसे हेल्प करता है, ये मैंने आपको बोला कि क्या एक्चुअली मैकेनिज्म है उसका, कि सबसे पहले जो आपका प्रोथ्रोम्बिन होता है वो एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो फिर ये जो थ्रोम्बिन होता है वो क्या करता है, वो सोल्यूबल फाइब्रिनोजेन को इनसोल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो फाइब्रिनोजेन जो आपका प्रोटीन है वो सोल्यूबल होता है, तो वो इनसोल्यूबल कर देता है उसको, और फिर उसके बाद उसके जो फाइबर्स होते हैं, फाइब्रिन के फाइबर्स, वो क्लॉट तैयार करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पोर्टल सिस्टम इज वन इन विच, पोर्टल सिस्टम आप किसे कहेंगे? A vein starts from an organ and ends up in a heart. A vein starts from an organ and ends up in another organ. A vein starts from heart and ends up in lungs. None of the above. Portal आप किसे कहेंगे? So a vein starts from an organ and ends up in another organ. So it is a vein to vein network. Okay.
आया समझ में? तो पोर्टल आप किसे कहेंगे कि एक वेन स्टार्ट होती है एक ऑर्गन से और दूसरे ऑर्गन में वो एंड होती है. इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट. Cells which help in stopping the flow of blood are WBC, RBC, WBC, thrombocytes or blood platelets, none of the above. So answer is thrombocytes. आपको मैंने बोला कि थ्रोम्बिन का पूरा यहाँ पे क्या होता है, फंक्शन होता है. ठीक है. The thrombocytes aggregate at the site of injury and form a platelet plug. ठीक है. आपका जो क्लॉट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्लेटलेट प्लग. They release thromboplastin which helps in clotting of blood. ठीक है. तो देखिए, आपको सिर्फ पता है कि आपको इंजुरी जब होती है तब क्या होता है कि थोड़ा ब्लड जाता है आपका, और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद आपका ब्लड रुक जाता है. यू कैन सी एक प्लक लाइक स्ट्रक्चर आपको वहां पे दिखता है, तो उसे आप क्लॉट कहते हैं. पर उस क्लॉटिंग के पीछे कितना बड़ा मैकेनिज्म है, तो इतना बड़ा मैकेनिज्म उसके पीछे इन्वॉल्व है. a new or you can say a whole group of cells are incorporated or you can say employed for that. Okay. उनको लगाया जाता है इसके पीछे पूरा एक ग्रुप सेल्स का, that are called as thrombocytes or in common tongue you can say platelets. Okay. चलो next. The coagulation of blood occurs due to, coagulation of blood क्यों होता है? Destruction of RBC, destruction of WBC, destruction of lymph and destruction of blood platelets. Coagulation जो दिखता है, जो आप विजुअली भी देख सकते हो, माइक्रोस्कोपिकली भी देख सकते हो. So in that which cells are or which process is involved. Okay. So what's the answer? Answer is destruction of blood platelets. ठीक है. प्लेटलेट्स को अभी अभी हमने देखा, क्या कहते हैं उसे? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट. द मेटल essential for hemoglobin formation is very simple question but very important question. So Mg2 plus, Na plus, Fe2 plus, CO2 plus. So which metal ion is very important for hemoglobin? So it is ferrous, or you can say iron. So if you look the structure of hemoglobin, you will find a central ion, central ferrous ion surrounded with other molecules. ठीक है. So it is a biological coordination compound. ठीक है. hemoglobin is a biological coordination compound and centrally Fe or ferrous ions are present. Okay. चलो. So very important question, always remember that. Next. The antibodies combat with antigens by neutralization, precipitation, agglutination, all of the above. So which reaction is involved? So they combat with antigens by all of above mechanisms. Neutralization, precipitation, agglutination, all reactions are involved. Precipitation. So what is the meaning of precipitation? So these antibody and antigen, they are very compatible to each other. Means when your body encounters a presence of an antigen, okay, it will start to form the antibodies accordingly. Okay. So very complementary shapes are present. Okay. So they will form an antigen antibody complex. Okay. And these antibodies capture that, they will capture that antigen and they will precipitate together. वो ऐसे पूरा का पूरा उनका precipitate form होता है. ऐसे समझ में. तो ये एक मैकेनिज्म होता है. Another mechanism is it will form a clot. Okay. It will form a plaque. You can say plaque पूरा एक तैयार हो जाता है. So so that antibody that will again capture that antigen, it will form a clot with that by forming antigen antibody complex, and they will, these antibodies will try to enable that मतलब पूरा का पूरा उसका जो फंक्शन होता है एंटीजन का वो पूरा डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं. एंड देन another form is neutralization. In that these antibodies they will neutralize that antigen by
multiplying themselves in a large number. Okay, so वो उनका जो पूरा का पूरा एक्शन होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है समझ में. So they will combat with antigen by all these mechanisms. Okay, now next question. A person with antigen A in RBC and antibody B in plasma belongs to the blood group A, belongs to blood group B, belongs to blood group O, belongs to blood group AB. Just take 1 minute to solve this question. 1 minute नहीं, 30 second ही लीजिए. Very simple question. Okay, we'll stop for 30 seconds. Okay, so आंसर रेडी है क्या? क्या आंसर होना चाहिए? आपको पता है कि ब्लड ग्रुप कैसे हम ये करते हैं, डिसाइड करते हैं? हम जो एंटीजन होता है वो ब्लड ग्रुप होता है, हमेशा ध्यान में रखिए. तो अगर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए है. ओके, पर उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होगी बी. ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट. ब्लड क्या होता है? एल्कलाइन, एसिडिक, न्यूट्रल, नन ऑफ द अबव. नेचर क्या होता है उसका? सो ब्लड इज ऑलवेज अल्कलाइन, रिमेंबर दिस. ओके, ब्लड इज ऑलवेज अल्कलाइन, slightly alkaline. Okay, now next. हाँ, कैरोटिड आर्टरी कैरीज. आर्टरी के अलग अलग जो टाइप होते हैं इसमें. सो deoxygenated blood to the brain, oxygenated blood to brain, oxygenated blood to heart, none of the above. क्या कैरी करती है वो? So it carries oxygenated blood to brain, carotid artery. Okay, always remember that. So यहाँ पे भी आपके इस बुक में जो कुछ भी टर्मिनोलॉजीज यू कैन से बोल्ड लेटर्स में दी है ना, वो आपको तो स्पेशली पढ़नी है. जो कुछ भी टर्मिनोलॉजीज आपके बुक में बोल्ड लेटर्स में दी है वो आपको ध्यान दे के पढ़नी है, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम. ओके, तो सब कुछ आपको वो अच्छे से पढ़ना है. चलो नेक्स्ट. फंक्शन ऑफ एसए नोड इज मस्कुलर पेन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स, हार्ट बीट, नन ऑफ द अबव. सो हमने अभी अभी देखा है क्या फंक्शन है उसका. हार्ट बीट. हार्ट बीट का जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है उसमें ये एसए नोड्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, चलो. So the heartbeat originates in modified cardiac muscles called as sinoatrial node. These are modified cardiac muscles. So cardiac, what is the meaning of cardiac? Cardiac means related to heart. Okay. Cardio आपको पता होगा. Okay. चलो. Next. The largest corpuscle in the blood is, corpuscle means cell. Okay. So basophil, acidophil, monocyte, lymphocyte. So largest cell is monocyte. Always remember. So monocyte जो होती है वो बहुत ही बड़ी होती है और उसका न्यूक्लियस भी बहुत बड़ा होता है. ऐसे बीन शेप्ड न्यूक्लियस होता है उसका, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है. ठीक है. So monocytes are the largest of all WBCs and show large kidney shaped nucleus. They constitute about 5% of total WBCs. So total WBCs में 5% वो होते हैं. और जब हम एक्चुअली माइक्रोस्कोपी करके उनका नंबर एनकाउंटर करते हैं ना, तब सबसे पहले और सबसे इजीली मोनोसाइट्स ही होती है जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर लार्ज नंबर और एंड लार्ज शेप. ओके, सो वो आइडेंटिफाई करने में बहुत इजी होती है. And they are a type of macrophage, okay, which engulf microorganisms and remove cell debris. Hence they are also called as scavengers. So in the process of phagocytosis they are involved. Okay, एक्चुअली खा जाती है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को.
और सेल डेब्रिस भी रिमूव करती है। ऐसे सेल्स जो डेड हो जाती हैं, जिनका लाइफ स्पैन खत्म होने को आया होता है या खत्म हो जाता है, तो वो सेल्स को भी ये जो मोनोसाइट्स होती है ना, वो इनगल्फ कर देती है। ठीक है, सो दे आर यू कैन से स्कैवेंजर्स एंड, और वो बॉडी क्लीन करने का काम करती है। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, थ्रोम्बोकाइनेज इज प्रोड्यूस इन, थ्रोम्बोकाइनेज कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड क्लॉटिंग। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो ब्लड क्लॉटिंग में प्रेजेंट होता है, थ्रोम्बोकाइनेज। दिस इज another enzyme, okay, which is included in the process of clotting. आया समझ में? थ्रोम्बोकाइनेज एक्चुअली देखो, काइनेज काइनेज टाइप के जो एंजाइम्स होते हैं ना, उनका काम ही क्या होता है कि वो इनएक्टिव वो एक्टिव कर देता है या एक्टिव को इनएक्टिवेट कर देता है। और वो कैसे करता है? अगर आपने सोचा कि एग्जैक्टली ये एंजाइम्स ये काम कैसे करती है, which mechanism is involved in that process, तो it is the simply a process of transfer of one biomolecular group to another moiety. Okay, मतलब क्या होता है कि आपके पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक एंजाइम का फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर है, यू कैन से प्रोथ्रोम्बिन का एक स्ट्रक्चर है आपके पास, ठीक है। इस प्रोथ्रोम्बिन में आप देख रहे हैं कि कुछ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, ओके। तो इसमें जब कोई तो एंजाइम आता है और वो एंजाइम कुछ सबस्ट्रेट से बाय द यूज ऑफ सम सबस्ट्रेट वो कुछ ट्रांसफर कर देता है, फॉर एग्जांपल फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर कर देता है, ओके। और जब से ये फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है, वो जो एंजाइम है वो एक्टिव बन जाता है, ओके। आया समझ में? वो जो मॉलिक्यूल है वो एक्टिव बन जाता है। वो कैसे होता है कि आप वो एंजाइमोलॉजी इज द अनदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद ऑल दिस प्रोसेसेस, ओके। सो ये इसमें आप ये स्टडी करते हो कि ये कैसे होता है। क्या होता है कि जब आपके घर में एक न्यू मेंबर आया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उस न्यू मेंबर से कॉम्पेटिबल होने में सबको थोड़ा थोड़ा चेंज होना पड़ता है, ओके। तो ऐसा नहीं होता है कि हम बिल्कुल नहीं चेंज होंगे, उसको ही एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसा हम करते हैं क्या? कभी नहीं करते, ठीक है। आपके भाभी आई है घर में, या फॉर एग्जांपल आपके घर में छोटा बच्चा आया है, तो उससे कंपेटेबल होने के लिए आप सबको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, घर के सारे मेंबर्स को क्या करना पड़ता है? एडजस्ट होना पड़ता है, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स भी वैसे ही करते हैं। आपके जो कंपाउंड्स होते हैं ना, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं। जैसे कि एक न्यू फंक्शनल ग्रुप आता है, ये जो सारे के सारे उसमें पहले से ही प्रेजेंट होने वाले जो कुछ भी कंपाउंड्स होते हैं या फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, वो थोड़ा 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 एडजस्ट हो जाते हैं, ओके। तो जब ये एडजस्टमेंट होता है ना, तो स्ट्रक्चर का रीअरेंजमेंट होता है, और बिकॉज ऑफ दैट रीअरेंजमेंट inactive form of one enzyme or protein gets converted into active form. ऐसा समझ में एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होती है? दिस इज नॉट अ एक्चुअल वे, बट मैंने आपको वो ओवरऑल बताने की कोशिश की एट योर लेवल, ओके। उसमें पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन्वॉल्व होता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे आपको स्टडी करना पड़ता है कि एग्जैक्टली क्या चेंज होता है, किसमें चेंज होता है, कौन से कार्बन पे चेंज है, कौन से एटम पे चेंज है, इतना वो स्टडी करना पड़ता है, ओके। पर आपको अगर ओवरऑल प्रोसेस समझनी है तो ये प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होती है, ओके। इज दैट क्लियर? तो ये प्रोसेस उसमें होती है, ओके। तो थ्रोम्बोकाइनेस, सो काइनेस फैमिली जो होती है ना एंजाइम्स की, उनका काम ही यही होता है कि वो एक्टिव को इनएक्टिव और इनएक्टिव को एक्टिव बना देता है बाय द ट्रांसफर ऑफ मोस्ट प्रोबेबली फॉस्फेट ग्रुप, ओके। सो फॉस्फेट का एनकाउंटर, मतलब ऐसा भी नहीं है कि फॉस्फेट अगर प्रेजेंट है तो एंजाइम हमेशा एक्टिव बन जाता है, उल्टा भी हो जाता है कि फॉस्फेट का प्रेजेंस कभी कभी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कभी कभी इनएक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट completely depend upon that enzyme and that substrate and that precursor, okay।
and the body process in which they are involved. Okay, so पूरा वो you can say relative concept है वो. आया समझ में? चलो, now we'll see the next question. Okay. The hypophyseal portal system is present in frog, rabbit, humans, all of the above. So hypophyseal portal system वो कहाँ पे present होती है वो देखते हैं हम. So answer is 4, all of the above. हाँ, तो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम क्या होती है एग्जैक्टली तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं सबसे पहले. और वो सब में प्रेजेंट होती है वो ठीक है, वो तो आंसर दिया है इसमें. तो hypophyseal portal system is a system of blood vessels in the microcirculation at the base of the brain. ठीक है, तो circulation system and your control and coordination system is linked with this hypophyseal portal system. Okay, so what did that contain? It connects the hypothalamus with the anterior pituitary. Okay, its main function is to quickly transport and exchange hormones between the hypothalamus, arcuate nucleus and anterior pituitary gland. Okay, तो exchange of hormones ये जो होता है वो इसका main function होता है. And this system is present in all of the above, that is you can say frog, rabbit, humans, etc. Okay, now next question. Cells which help in the transportation of oxygen are WBC, leukocytes, RBC, thrombocytes. So oxygen का transport कौन करता है? So very simple question, it is RBC. Okay, erythrocytes. तो आपको पता है कि कैसे उसमें ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आर्टरीज थ्रू जाता है एक्सेट्रा. ये आपका हुआ होगा, ये आपने सीखा होगा. ओके, so RBCs are involved with the function of this oxygen transport. ठीक है, तो RBCs का भी पूरा जो अकाउंट है वो आप पढ़ सकते हो. चलो, सो एक थोड़ा सा सिर्फ लास्ट पैरा पढ़ते हैं हम कि RBCs ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज. ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स. कैसा ट्रांसपोर्ट है कि ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करते हैं, RBCs ट्रांसपोर्ट करती हैं फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स. उल्टा ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड का होता है. They maintain blood pH as hemoglobin acts as a buffer. Hemoglobin is a biological buffer present in your body. ठीक है, they also maintain the viscosity of blood. ठीक है, now next question. The respiratory pigment present in the RBC of vertebrate blood is called as respiratory pigment. Hemoglobin, hematine, hematochrome, erythrocyanin. So which is the pigment? So answer is hemoglobin. Okay, so these are the proteinous this is protein actually. And जब प्रोटीन का स्टडी हो रहा था कि प्रोटीन कैसे होते हैं, उनका फंक्शन कैसे होता है एग्जैक्टली उसमें क्या क्या होता है. ठीक है, तो ये अगर आपने देखा तो hemoglobin was the I think second protein which was studied deeply. ठीक है, बहुत उस पर स्टडी हुआ था कि उसके सब मॉलिक्यूल्स सब पार्ट्स कैसे होते हैं, उसके ग्लोबिन नेचर होता है, फिर अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड शेड्स वगैरह, ये सब हीमोग्लोबिन का स्टडी हुआ था. So it is both. It is a protein and it is a pigment also. So your blood has red color because of this presence of this pigment, that is hemoglobin, and it has some kind of blackish nature. Okay, black tinge होती है उसमें. So that is present because of the iron. Okay, so अगर आपका आयन जो है वो बहुत ही अच्छा है तो आपका ब्लड डार्क दिखता है, बहुत डार्क होता है.
और अगर आपका आयरन कंटेंट कम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो आपका ब्लड ऐसा थोड़ा सा लाइट दिखता है, ठीक है। सो हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। और हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ऐसा एक उसमें एक नॉच होती है, देखो, तो उस नॉच में वो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ओके। तो आपने कभी अगर आपको अगर एग्जाम में ये ड्रॉ करने को आता है, कभी कभी आरबीसीज ड्रॉ कीजिए, तो आप कैसे ड्रॉ करते हो? एक ऐसा लंबा सेल ड्रॉ करते हो और उसके सेंटर में बीच में ऐसे स्माइली जैसा एक निकालते हो, कर्व निकालते हो। तो हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन दैट कर्व, विद इन दैट कर्व, ओके। एंड आरबीसीज को वैसा शेप क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, कि ताकि उस क्लेफ्ट में, उस नॉच में आपका वो हीमोग्लोबिन रह सके, ओके। Now, next question. Which of the following is termed as the graveyard of RBC? Liver, spleen, kidney, bone marrow. किसे graveyard कहते हैं? So, answer is spleen. ठीक है, क्या है आंसर उसका? spleen. तो because of their interconnection, तो आरबीसी एंड स्प्लीन का इंटरकनेक्शन जो है, कि आरबीसी जो होते हैं उनका मैच्योरेशन कहाँ से होता है, इसके ऊपर वो रिलेटेड है ये क्वेश्चन। कि जब हिमेटोपायोसिस होता है, कि सारे के सारे बॉडी के सेल्स जब ओरिजिनेट होते हैं, तब आरबीसी का जो मैच्योरेशन है, प्रोडक्शन है, उसमें स्प्लीन इन्वॉल्व होता है। इसलिए उसे क्या कहते हैं? ग्रेव यार्ड कहते हैं, फैक्ट्री होती है वो आरबीसी की। ओके, नाउ we'll see next question. In case of active immunity, killed pathogens are inoculated, antibodies are injected, antitoxins are injected, all of the above. Active immunity में क्या होता है? तो आंसर इज killed pathogens are inoculated. Active immunity में क्या होता है एग्जैक्टली कि क्या होता है एग्जैक्टली कि उसमें बॉडी को डायरेक्टली रेडीमेड एंटीबॉडीज नहीं मिलते। पैथोजन, किल्ड पैथोजन और एटेन्यूएटेड पैथोजन क्या किया जाता है? इनोकुलेट किया जाता है, और उसके अगेंस्ट बॉडी सम काइंड ऑफ immune response generate करती है. So what's the meaning of that immune response? That means your body secretes antibodies against it to fight with it. Okay, and these antibodies are involved in your active immunity. ठीक है, so in case of active immunity, killed pathogens are inoculated. If जो अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि in case of passive immunity, so your answer will be antibodies are injected. Okay, is that clear? What should be the answer? Now we'll stop here. 25 questions are over, and our next session will continue our next 25 questions. ठीक है, तो आप पूरा आपका ये जो चैप्टर है सर्कुलेशन, वो पढ़ के रखिए, उसके नोट्स बनाइए, और अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। आप मैसेज ही नहीं करते हो मुझे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई अगर पार्ट है कि जो आपको फिर से समझना है आपके बुक में से, तो वो भी आप बता सकते हैं। वी कैन टेक अ लाइव लेक्चर टू सॉल्व योर क्वेरीज आल्सो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच and all the best. See you in the next session. Thank you.